जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर समझ चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड क्लास का डिस्कशन करने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यहाँ पर चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आप लोग पिछला क्लास, जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं इस वीडियो में, पिछले क्लास नहीं देखे तो पिछले क्लास देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सेकेंड क्लास पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और अच्छे से समझ में भी आए। यहाँ पर सेकेंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पर दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ पर कंटेंट को तैयार करके लाते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कि पिछले, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। लिखा हुआ है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, सही बात है। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी क्या है? गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह क्या है? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर क्या है? थोड़ी चिपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे संतरा के समान पिछले क्लास में बताए थे कि संतरा कैसा है, वैसे ही है, संतरा के समान है। पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। हम बोला है कक्षा में देखिए, लेकिन अब बगल में आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो कक्षा में हम लोग है नहीं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक क्या है? वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोब कैसा है, पृथ्वी यही है। यहाँ पर ग्लोब क्या है? विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने वाले योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, वे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब क्या है? उसी प्रकार घुमाया, जैसे लड्डू कैसे हम लोग गांव में खेलते हैं तो एक ही जगह घूमता रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी घूमता है। जैसे कुम्हार का पहिया जो होता है, एक बार नचा देता है तो उस पर घूमता ही रहता है आधा घंटा तक, उसी पृथ्वी घूमता है। यहाँ पर ग्लोब पर देशों, महाद्वीप, महासागर को उनके सही आकार को दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान क्या है? करना कठिन है। यह प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं का क्या है? संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम में पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बार भांति में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। यहीं पर दिया हुआ है।
यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। या देखिए उत्तरी ध्रुव दोस्तों यहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर, विषुवत वृत्त यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तर में जितना स्थित है दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरे अच्छे बारीकी से डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तर का ध्रुव है जो देखिए पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये आधे भाग को क्या है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और इसको क्या है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त पृथ्वी क्या है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी एवं विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी महासागर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इसके बाद दिया हुआ दोस्तों, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है अपने स्थान से ध्रुव तारों का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, वही दिया हुआ है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यहाँ पर दक्षिण को भी क्या है, लिखा जाता है। ये पूरा ड्रॉ हो गया, इसको मिटा लेते हैं। लिखा जाता है यहाँ पर सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्ष से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बोलो हेरिजोटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त में 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर तथा बोलो होरिजोटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, उसी को किताबी लैंग्वेज में लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि ये उत्तर ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है, देख रहे हैं दोस्तों, ये उत्तर ध्रुव है। और ये क्या है, नीचे देखिए क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है नीचे, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। क्या उत्तरी शीत कटिबंध है, इसको देखिए यहाँ पर लिखा है अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। 66.1/2 क्या उत्तरी है, ये 23.1/2 उत्तरी है। ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरती है उसी को क्या है, विषुवत रेखा कहा जाता है। बीचों बीच गुजर रही है विषुवत रेखा। और हम लोग का भारत के बीचों बीच गुजरता है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा यहीं पर भारत है। कर्क रेखा दक्षिणी शीत कटिबंध है या दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। यहाँ पर दिया महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। महत्वपूर्ण कौन कौन अक्षांश है दोस्तों, ये हम लोग को जनरल कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। देखिए 6 क्लास में इसको समझा दिया गया है। जनरल कंपटीशन में आप इंटर के बाद आइएगा तो यही पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 क्लास में इसको समझा दिया गया है। दोस्तों अगर 6 क्लास में कोई अच्छे से मेहनत करता है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। वैसे उम्मीद नहीं है कि आप 6 क्लास का स्टूडेंट ही वीडियो देख रहे तो होंगे बड़े ऊंचे लेवल के, मतलब 10th 12th का स्टूडेंट देख रहे होंगे। 6 क्लास में कौन पढ़ता है, उस समय तो अपना घूमने से ही फुर्सत नहीं रहता है और खेलने से। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर एवं रेखाएं यहाँ पर है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर एवं रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं की और भी है। ये है
दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.1/2 दक्षिणी, विषुवत वृत्त में 66.1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा में 66.1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये कैसे कैसे किताबी भाषा में दोस्तों लिखा गया है, देखिए। पृथ्वी का ताप कटिबंध यहाँ पर दिया हुआ है। पृथ्वी का ताप कटिबंध यहाँ पर दिया। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज या कम क्षेत्र पर फैलता है। और कोई सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश दीजिएगा तो कम क्षेत्र में फैलेगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए हम इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश पर सूर्य है ना, वर्ष में एक बार दोपहर में क्या है, सिर, माथा के एकदम क्या है, सिर लिखा हुआ है, जिसको हम अपना भाषा में माथा समझेंगे। माथा के ऊपर रहेगा, एकदम सिर के ठीक ऊपर होता है, उसको क्या उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा उस मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का समय कभी भी सिर के ऊपर होता है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणों तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसीलिए इन्हें क्या है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यही डिफिनेशन दिया होगा, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत होती है। बीच में क्या होता है, बहुत ठंड होती है। देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त। यहाँ पर नीचे दक्षिण ध्रुव वृत्त, यहाँ पर नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। इसी के बीच ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। क्योंकि यहाँ सूर्य क्या है, डायरेक्ट नहीं पड़ता है, एकदम तिरछा पड़ता है, उसका छाया पड़ता है सूर्य का, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ठंडा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं क्या, क्योंकि यहाँ क्या है, सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, क्षैतिज रूप में आता है। जैसे टॉर्च के माध्यम से समझाया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इतना गर्मी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर फोकस कर रहा है सूर्य का प्रकाश, टॉर्च के माध्यम से समझाया गया है। और यहाँ पर देखिए तिरछा आ रहा है, मतलब तिरछा आ रहा है तो यहाँ पर गर्मी कम पड़ेगा, उसी के माध्यम से समझाया गया है। देशांतर क्या है, अब हम दोस्तों देखते हैं कि देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टेंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी क्या लिखा हुआ है कि प्रशांत महासागर में स्थित, इसका आगे दिया हुआ अक्षांश 20,000 दक्षिण पर स्थित। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थिति को दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को दक्षिणतीय योग्यंतर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय योग्यंतर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय योग्यांतर की लंबाई समान होती है, इसीलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तथा सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, यहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली योग्यांतर से पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस योग्यांतर को प्रमुख योग्यांतर कहते हैं।
इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। मुख्य योग्यांतर 180 डिग्री योग्यांतर मिलना पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम योगांतर एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए एक ही रेखा पर स्थित है। अब गोलों पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरीय योगांतर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। देखिए गोलों पर देखिए यहाँ पर गोलों पर देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ पर बना हुआ है या प्रमुख योगांतर बना हुआ है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बना हुआ है। यहाँ पर समझाया गया है अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर सही जानकारी हो तो गोलों पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए, यहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति होगा। देखो दोस्तों किताबी भाषा में कितना लम्बा दिया गया है। 6 क्लास के बच्चा को ये पढ़ेगा भाई। देखो ना 6 क्लास में दिया गया है, कैसे लम्बा दिया गया है। कोई पढ़ता है भाई 6 क्लास में? ये सब 10 12 वाला पढ़ेगा, जनरल कंपटीशन वाला, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाला पढ़ेगा। 6 में कौन पढ़ेगा भाई। देखिए कैसे कैसे डिग्री या ये पू से 6 क्लास का बच्चा समझेगा ये पू से क्या होगा, पूरब होगा। अब उस बिंदु को देखे, यहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु ध्रुवी की स्थिति होगा। ध्रुवी देखो ध्रुवी का स्थिति होगा। देखो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर क्या है ध्रुवी 26 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। ध्रुवी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ध्रुवार्धर रेखाएं खींचिए। ध्रुवार्धर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ध्रुवार्धर एवं क्षैतिज रेखाओं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरीय क्षैतिज रेखा उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर पूरे दुनिया का यहाँ पर मैप है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है दोस्तों, यहीं पर भारत है दोस्तों। देखिए यहीं पे ये भारत है, इसके नीचे क्या है हिंद महासागर है। यहाँ पर यही भारत है दोस्तों, यही भारत। देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड है, इसको ग्रीनलैंड कहते हैं। यहाँ अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर यहाँ क्या है प्रशांत महासागर है, यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि वृत्त अब उत्तरी अक्षांश में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर क ख ग घ अंग जो ऊपर बताया गया था कि ऐसे ऐसे लिखिए, तो यहाँ पर क ख ग अंग लिखा हुआ है। या अ ब स ध द ध यहाँ पर जो बताया गया था वो लिखा गया है। देशांतर और समय। अब देशांतर और समय देखते हैं कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं क्या है ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख योगांतर तथा सूर्य के जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय योगांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या सभी स्थानों पर दोपहर होगी, लगा सकते हैं अनुमान। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान को ग्रीनविच के पूर्व में है। ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा वे पश्चिम में है। उनका समय क्या है, उनका समय पीछे होगा।
समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुने 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय के 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का समय 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम का सही ग्रीनविच समय के 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। उस समय 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी स्थान पर है ना, जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा किसी भी स्थान पर, तो वह दोपहर में क्या है, उस घड़ी में 12 बजता होगा, ये फिक्स है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय योग्यांतर पर सभी स्थानों का क्या स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग योग्यांतर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय में अंतर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 82 डिग्री पूर्व, यहाँ पर 97 डिग्री पश्चिम पूरब है, पूरब है। मानक योग्यांतर यही को देखिए, मानक समय रेखा इसी को कहा जाता है, दोस्तों मानक समय रेखा। आप दोस्तों इंटर 10वीं एकदम जनरल कंपटीशन में आएगा तब इसको पढ़ना रहता है कि मानक समय रेखा कौन राज्य से होकर गुजरता है। तो यहीं पर देखिए इसी कौन राज्य से होकर गुजरता है मानक समय रेखा। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मानक समय रेखा गुजरता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी योग्यांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता। इस योग्यांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता। भारत में 82 डिग्री चैनल 1/2 डिग्री पूरब, 82 डिग्री 30 डिग्री पूरब को मानक योग्यांतर माना जाता है। यही देखिए यहीं पर इस योग्यांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। यहाँ पर कहानी याद हुआ, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। लंदन के समय का इंग्लैंड के समय के अनुसार क्या 2 बजे और भारत के समय के अनुसार 7:30 बजे तथा देर रात रात्रि को समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में, देखिए दोस्तों यही समझाया गया है कि जब लंदन में 2 बजे होंगे तब भारत में क्या है 7:30 बजे होंगे, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट आगे है क्या यहाँ, तथा यहाँ का समय क्या भारत ग्रीनविच पूर्व 80 डिग्री 30 पूरब में स्थित तथा यहाँ का समय क्या है ग्रीनविच समय से ग्रीनिच समय से सॉरी दोस्तों हम ग्रीनविच हमेशा पढ़ देते थे, ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में क्या है 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार क्या अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को क्या है घेरता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इसमें समय देशांतर को समझाया गया, किताबी भाषा का बहुत ज़्यादा यूज किया गया, इसमें कोई
इस चैप्टर में तो यही समझने, कुल मिलाकर इस चैप्टर में यही समझना था कि किधर कौन सा देशांतर है, कौन सा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, कौन सा ये ग्रीनविच समय रेखा को दर्शाया गया था, मानक समय रेखा। यहाँ पर अभ्यास में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार क्या होगा, ऊपर दिया गया था। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड है। और इसमें क्या दिया गया था, हम लोग तो यही पढ़े। ग्लोब क्या है, यहीं पे ये समझाया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रमुख युगंधर का यामयोत्तर का मान है, इसका मान क्या है जो ऊपर दिया गया था, ये आप लोग भर लीजिएगा खाली। मकर रेखा पर स्थित है, मकर रेखा किस पर स्थित है, ये दिया गया है। आओ कुछ करके सिखाओ, खेले यहाँ पर दिया होगा। और ये चैप्टर इसी प्रकार क्या है समाप्त हो गया। ये उत्तरी ध्रुव है, ये बीच में क्या है, मकर रेखा है, नहीं सॉरी, बीच में विषुवत रेखा है दोस्तों। बीचों बीच क्या है, विषुवत रेखा है। ये कर्क रेखा, और ये क्या है, सबसे नीचे मकर रेखा है दोस्तों। सबसे नीचे मकर रेखा है, बीच में विषुवत रेखा है, और ये ऊपर क्या है, कर्क रेखा है। यह हम लोग को पढ़ना पड़ता है दोस्तों। जनरल कंपटीशन में हम लोग को तैयारी करते हैं तो हम लोग को जनरल कंपटीशन में आके इसको पढ़ना पड़ता है। और आप लोग क्या, आप लोग यहाँ पर यह 6 क्लास में इसको समझा दिया गया है। बताइए 6 क्लास में इसको समझा दिया गया है कि किस प्रकार से इसको समझना है। और यहीं से अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहे तो जनरल कंपटीशन में उसको इस बात से डर नहीं लगेगा कि जीके का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वो इसी बात से परेशान रहता है, एसएससी का एक्सपीरियंस जो रहता है कि जीके का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 6 क्लास की मेहनत नहीं किया है, ढिलाई कर दिया पढ़ाई में, और वैसे वो सब ढिलाई कर देता है। उस में कौन पढ़ता है भाई, सब पैंट संभालने से फुर्सत नहीं रहता है, हाफ पैंट छोड़ी वाला, उसे फुर्सत ही नहीं रहता तो कौन पढ़ेगा। तो कि 6 क्लास में इसको सारा समझा दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर में कुल अक्षांश व देशांतर के बारे में समझाया गया था कि किधर अक्षांश है, कौन सा देशांतर है, उसका मान क्या होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा किताबी भाषा का ज़्यादा यूज किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आज के क्लास के लिए इतना ही। ये कैसा लगा दोस्तों वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा सेकेंड क्लास। इसी प्रकार से आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा, जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, उसी प्रकार से आगे हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो जब देखेंगे रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है तो नहीं बढ़ेंगे आगे एनसीईआरटी में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।